हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री राम। आज का जो अपना वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होने जा रहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं। हमारी एक जिम्मेदारी भी बन जाती है कि जो सोसाइटल लेवल पर होने वाले इशूज़ हैं उनको हमें समझना चाहिए, उनसे हमें अवेयर रहना चाहिए, उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। आज का जो वीडियो है वो हमारा होने वाला है वक्फ बिल के ऊपर कि वक्फ बोर्ड की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है ना, वक्फ बोर्ड होता क्या है, वक्फ बिल क्यों लेकर आया गया है, गवर्नमेंट ने जो वक्फ एक्ट है उसमें क्यों चेंजेस किए, उन्हें गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत पड़ी उनमें चेंजेस करने की, है ना, और इसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, मतलब क्या अच्छाई हैं, क्या बुराई हैं। जब मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा, समझाऊंगा, तो आप खुद से इस चीज़ को डिसाइड कर पाएंगे कि ये चीज़ें अच्छी हुई या ये चीज़ें सही नहीं हुई, है ना। कि हम सोसाइटी में रहते हैं तो ये सारी चीज़ों से अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक पार्ट वीडियो का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप करे देखिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ज़रूर नहीं आपके दोस्त हों, आपके पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, किसी अदर मेंबर के साथ भी शेयर कर सकते हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हों, है ना। क्योंकि ये एक ऐसा इशू है, एक सोशल इशू है, इससे तो हर किसी को अवेयर होना चाहिए। ठीक है, मैंने इस टॉपिक की स्लाइड्स बनाने में काफ़ी मेहनत करी है, काफ़ी टाइम मुझे लग गया इन स्लाइड्स को बनाने में। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 7-8 स्लाइड्स हैं, है ना। इनको बनाने में काफ़ी टाइम लग गया, काफ़ी मेहनत लगी, मेरा तो पूरा खून पसीना इसमें लग गया। ठीक है, तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ इतनी गर्मी में आपके लिए, तो आप थोड़ी सी मेरे लिए मेहनत कर लीजिए। आपके पास भगवान ने अंगूठा दिया है हाथ में, उसका यूज़ कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए कि वो लोग भी चैनल को देखें, वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी तरफ से। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और इसको हमें क्यों समझना चाहिए और इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं वक्फ बोर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। आई थिंक ये सही नहीं लग रहा होगा, रेड कलर ठीक लगेगा, ये ठीक है, अच्छे से विजिबल है। सबसे पहले हम इसमें समझने वाले हैं वक्फ बोर्ड का मतलब क्या होता है। वक्फ अरबी शब्द है, इसका मतलब होता है अल्लाह के नाम, है ना। यानी ऐसी जमीन जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड के नाम होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप समझिए जो वक्फ है ना, ये एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है अल्लाह के नाम। ठीक है, यानी जैसे कोई व्यक्ति है, उसने अपनी जमीन वक्फ बोर्ड को दान दी, है ना। वक्फ बोर्ड को जब कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन दान दे देता है तो ऐसा माना जाता है कि उसने अपनी जो ज़मीन है वो अल्लाह के नाम कर दी है और अब उस ज़मीन को किसी भी रूप में वापस नहीं किया जा सकता है। तो एक बार कोई व्यक्ति जब अपना डिसीजन ले लेता है कि मुझे अपनी जो ज़मीन है, जो संपत्ति है वो डोनेट करनी है, तो जब वो डोनेट हो जाती है और एक बार डोनेट हो जाने के बाद उस संपत्ति को वापस नहीं किया जाता, है ना। तो नॉट रिटर्न, ये ध्यान रखें, वो जो संपत्ति है वो फिर से वापस नहीं जाती उसके पास, जो भी व्यक्ति उसको दान करता है। इतना आपने समझ लिया। अब ये ज़मीन है ना, उसके बारे में बता रहे हैं। इनमें मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, ईदगाह, मजार या अस्पतालें आदि बनाए जाते हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को दान करता है ना, डोनेट करता है, तो उस संपत्ति पर या तो आप मस्जिद बना सकते हैं, मदरसे बना सकते हैं, कब्रिस्तान बना सकते हैं, ईदगाह या मजार या अस्पताल, इनमें से कुछ भी आप बना सकते हैं। कहने का मतलब ये, या तो आप उस जमीन को धार्मिक पर्पज से यूज कर सकते हैं, रिलीजियस पर्पज से यूज कर सकते हैं, या फिर लोगों के परोपकार के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, है ना, उसको यूज किया जा सकता है। जैसे अस्पताल बना दिया गया, कोई स्कूल बना दिया गया, ठीक है, तो इस समय उस जमीन को यूज किया जाता है। इन जमीनों का कोई गलत तरीके से इस्तेमाल ना करे और ना ही कोई इनको बेचे। इससे बचाने के लिए वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था। वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज की जमीनों पर पूरा नियंत्रण रखता है। ठीक है, अब ये जो जमीन डोनेट करी जाती है लोगों के द्वारा, है ना, तो इसका कोई गलत तरीके से यूज ना करे, है ना, या फिर इसको कोई गलत तरीके से बेचे ना, है ना। तो उसके लिए क्या किया गया, वक्फ बोर्ड का गठन किया गया, वक्फ बोर्ड को यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया और मुस्लिम समाज की जो भी जमीन होती है उन पर वक्फ बोर्ड का नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है। किसका होता है, वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड का यहाँ पर कंट्रोल देखने को मिलता है। तो इतना आपने समझ लिया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में जाते हैं। ये संपत्ति दान करने की जो एक तरह से प्रथा है, ये कब से स्टार्ट हुई है इसको हम यहाँ पर समझते हैं। भारत में वक्फ का इतिहास दिल्ली सल्तनत के शुरुआती दिनों में देखा जा सकता है। तो जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो रही थी इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, जब दिल्ली सल्तनत की क्या हो रही थी, स्टार्टिंग हो रही थी,
तब एक सुल्तान था मुइजुद्दीन सैम गौर, है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। मुइजुद्दीन सैम गौर ये एक सुल्तान था जिसने मुल्तान की जामा मस्जिद के पश्चिम में 2 गांव समर्पित किए। ठीक है, मुल्तान जगह है, ठीक है, वहां पर एक जामा मस्जिद थी, उसको बनाने के लिए 2 गांव समर्पित किए यानी डोनेट किए थे। ठीक है, वहां से इसकी स्टार्टिंग हुई है। जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत और बाद में इस्लामी राजवंश भारत में फले फूले, भारत में वक्फ संपत्तियों की संख्या बढ़ती रही। तो जैसे जो मुगल शासक हैं, है ना, या मुगल रूल है इंडिया के अंदर, जैसे जैसे ये बढ़ता गया उसके साथ साथ वक्फ संपत्तियां भी धीरे 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 बढ़ती चली गई। जो वक्फ असेट्स थे वो भी धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ते चले गए। तो ये स्लाइड आपने समझ ली बहुत अच्छे से कि वक्फ बोर्ड का क्या मतलब होता है। अब हम आगे चलते हैं, आपने हिस्ट्री भी समझ ली है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और कहाँ से हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। वक्फ की संरचना में 3 प्रमुख पक्ष होते हैं, यानी कि जो वक्फ होता है उसका जो स्ट्रक्चर है ना वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अब किस तरीके से 3 पार्ट में डिवाइडेड है? पहला वकीफ होता है। अब वकीफ क्या होता है? वह व्यक्ति जो संपत्ति दान करता है। ठीक है, तो वकीफ हम उसको बोलते हैं जो व्यक्ति अपनी संपत्ति को, अपने एसेट को डोनेट करता है। ठीक है, दूसरा मवकूफ अलैह, है ना, ये वो लाभार्थी होता है जो वक्फ से होने वाले लाभ का उपयोग करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपनी जो संपत्ति है उसको डोनेट कर दिया, या किसी व्यक्ति ने अपनी ज़मीन को डोनेट कर दिया कि ये मैं अपनी ज़मीन डोनेट करना चाह रहा हूँ, चलिए उसकी ज़मीन डोनेट हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, उस मान लीजिए उस ज़मीन पर कोई स्कूल बना दिया गया या कोई हॉस्पिटल बना दिया गया। ठीक है, तो हॉस्पिटल का लाभ जिन लोगों को मिलेगा ना उनको यहाँ पर क्या बोला जाता है? मवकूफ अलैह, है ना, यानी कि जिन लोगों को उस जमीन का लाभ मिल रहा है, उससे बेनिफिट हो रहा है, उनको यहाँ पर मवकूफ अलैह बोला जाता है। अब तीसरा इसमें कौन है? मुतब्बली। मुतब्बली कौन होता है? वह ट्रस्टी जो वक्फ संपत्ति का प्रबंधन करता है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से जो मैनेजमेंट हेड है ना, जो मैनेजमेंट करता है वक्फ संपत्तियों को। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मुतब्बली। तो आपने समझ लिया कि जो वक्फ का स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला वकीफ, वकीफ मतलब कि वो व्यक्ति जो अपनी संपत्ति को डोनेट करता है, दान करता है। दूसरा मवकूफ अलैह, यानी वो लाभार्थी, वो बेनिफिशियरी जो जिसको उस संपत्ति से लाभ होता है ना, यानी कि किसी को स्कूल बना दिया, कहीं पर हॉस्पिटल बना दिया, तो उनमें आने वाले लोगों का लाभ हो रहा है उसमें। ठीक है, संपत्ति किसी और की थी तो वो उनको यहाँ पर मवकूफ अलैह बोला जाता है। तीसरा होता है मुतब्बली, यानी कि जो वक्फ की संपत्ति होती है उसको मैनेज करने के लिए ये पर्सन यहाँ पर क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है, उसको मुतब्बली बोलते हैं। नेक्स्ट समझते हैं। वक्फ की पूरे भारत में करीब 8,72,292 से अधिक संपत्तियां हैं जो 8 लाख एकड़ से अधिक भूमि पर फैली हुई हैं। तो इस बात का क्या मतलब है? यानी कि अभी तक जो यहाँ पर संपत्ति डोनेट हो चुकी है वो अराउंड, अगर इसको राउंड फिगर करें तो 9 लाख के करीब है। ठीक है, इसको राउंड फिगर करके हम बोल दें तो करीब 9 लाख के करीब संपत्तियां अभी तक डोनेट की जा चुकी हैं, और जिनका एरिया अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 8 लाख एकड़ का एरिया निकल के आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा पूरे भारत के अंदर। सोचिए कितना बड़ा ये एक तरह से फिगर है। इनमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार में है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा संपत्तियों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर पाई जाती हैं। यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 1,23,000 और सिया वक्फ बोर्ड के पास कुल 3,102 जमीनें हैं। अभी तक का जो वक्फ बोर्ड है, जो अभी जो हमने अमेंडमेंट किया है ना, उससे पहले तक का जो वक्फ बोर्ड है उसमें 2 बोर्ड हुआ करते थे, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड था। एक तो सुन्नी वक्फ बोर्ड, कौन सा? सुन्नी वक्फ बोर्ड, दूसरा सिया वक्फ बोर्ड। ठीक है, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड था। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसका गठन यानी इसका फॉर्मेशन कब हुआ? वक्फ बोर्ड का फॉर्मेशन कब हुआ है वो आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम समझते हैं। वक्फ अधिनियम पहली बार 1954 में संसद द्वारा पारित किया गया, यानी 1954 में पहली बार वक्फ बोर्ड एक्ट, यानी कि 1954 में पहली बार वक्फ एक्ट पारित किया गया, यानी वक्फ एक्ट पहली बार 1954 में लेकर आया गया। ठीक है, इसके बाद इसे निरस्त कर दिया गया और 1995 में एक नया वक्फ अधिनियम पारित किया गया जिसने वक्फ बोर्डों को असीमित शक्तियां प्रदान की। ठीक है, इसके बाद 1954 वाला जो वक्फ एक्ट था उसको 1995 के वक्फ एक्ट के द्वारा
कैंसिल कर दिया गया, मतलब उसमें जो चीज़ें थी उसको कम हटा दिया गया और 1995 में कुछ नई चीज़ें ऐड करेगी, उसको हम अभी आगे समझेंगे। ठीक है, इसके बाद 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन किया गया जो अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन था। अल्पसंख्यक मतलब होता है माइनॉरिटी, है ना, जो माइनॉरिटी के अंदर लोग आते हैं उनको अल्पसंख्यक बोलते हैं। ठीक है, तो 1964 के अंदर क्या होता है, एक केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन होता है, यानी कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल, है ना, सेंट्रल, यहाँ पर जो है सेंट्रल वक्फ काउंसिल की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, 1964 में अल्पसंख्यक मंत्रालय का वक्फ बोर्ड के कामकाज और उसके फंडिंग पर पूरा लेखा जोखा होता है। ठीक है, तो ये अल्पसंख्यक मंत्रालय होता है ना, ये जो मिनिस्ट्री होती है माइनॉरिटीज़ वाली, इस यही पूरा कंट्रोल करता है किसको, वक्फ बोर्ड को एक तरीके से। ठीक है, उसका जो काम काज है, उसकी जो फंडिंग, उससे सारा रिलेटेड जो भी काम काज है वो सारी जो है माइनॉरिटी जो मिनिस्ट्री है वो यहाँ पर देखभाल करती है। जो आपका वक्फ एक्ट था 1954 वाला, इसमें ना टाइम टू टाइम चेंजेस करे गए, और कब कब करे गए, 1959, 1964, 1969 और 1984 के दौरान इसमें टाइम टू टाइम चेंजेस किए जाते रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें चेंजेस किए गए हैं या सबसे ज़्यादा चीज़ें इसमें बदली गई हैं वो 1995 में जो एक्ट लेकर आया गया उसके दौरान बदली गई हैं, उसको हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है भाई, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि वक्फ एक्ट 1995 में क्या चेंजेस हुए हैं, वो यहाँ पर देख लेते हैं। इस व्यापक अधिनियम ने 1954 के अधिनियम और उसके संशोधनों को निरस्त कर दिया, यानी जो 1995 का एक्ट था उसने जो 1954 का जो एक्ट था ना उसको यहाँ पर पूरी तरह से कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो ये 1995 का एक्ट है ना वो किन बातों के यहाँ पर प्रोविज़न करता है, ये यहाँ पर वक्फ परिषद का प्रोविज़न करता है, स्टेट वक्फ बोर्ड जो होते हैं उनका प्रोविज़न यहाँ पर करता है, यानी उनका प्रावधान किया जाता है। जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं उनकी शक्ति और उनके कार्य के साथ साथ यहाँ पर जो मुतब्बली है, जो मैंने बताया था ना कि जो वक्फ संपत्तियाँ होती हैं उनको जो मैनेज करता है उसको मुतब्बली बोलते हैं, तो उसका ही प्रोविज़न किस में किया गया, 1995 के एक्ट के दौरान किया गया। ठीक है, तो पहली बात तो ये आपने समझी। उसके बाद क्या किया गया कि कुछ वक्फ ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, यानी वक्फ न्यायाधिकरण, यानी कि वक्फ की संपत्तियों से रिलेटेड कोई भी इशू आएगा, कोई भी डिस्प्यूट होगा, किसी भी तरीके का कोई मतभेद होगा, है ना, कोई भी परेशानी होगी, तो आप जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं उनमें ना जाकर उन्हीं के बनाए हुए न्यायालय हैं, है ना, ट्रिब्यूनल्स हैं, उनमें आप जाओगे, वहां पर आप अपनी परेशानी को बताओगे। तो इनके एक तरह से ये स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, एक स्पेशल क्या बनाए गए, कोर्ट्स बनाए गए, एक तरीके से ये समझ लीजिए। तो 1995 एक्ट के थ्रू क्या किया गया, वक्फ न्यायाधिकरण बने, यानी कि वक्फ ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, इनके खुद के स्पेशल कोर्ट्स बना दिए गए। ठीक है, इनसे रिलेटेड कोई भी इशू होगा तो आप यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, फिर और क्या कहा गया इसमें, न्यायाधिकरण के निर्णय अंतिम होते हैं और उन्हें सिविल न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कि जो ये स्पेशल कोर्ट बनाए गए ना, ये जो भी फैसला दे देंगे वो इनका फाइनल फैसला होगा, और आप इनको ना तो हाई कोर्ट में और ना ही सुप्रीम कोर्ट में कहीं पर भी चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब उन्होंने अगर कोई भी फैसला दे दिया, जैसे मान लीजिए आपने कोई अपनी संपत्ति डोनेट करी है, नहीं भी करी है, और आपको लग रहा है कि गलत तरीके से आपकी संपत्ति को हड़प लिया गया है, तो आप इनके जो बनाए गए स्पेशल कोर्ट हैं, है ना, उनमें आप जाओगे। अगर इन्होंने बोल दिया कि नहीं नहीं आपकी जो संपत्ति है वो सही तरीके से इन्होंने ली है और डोनेट करी है, जो भी इन्होंने फैसला दे दिया, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप किसी हाई कोर्ट नहीं जा सकते, किसी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये चीज़ थी, तो ये 2-3 बातें आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो ये तो समझ लिया आपने 1995 में किन चीज़ों का प्रावधान इसमें किया गया, क्या क्या बदलाव हुए। अब 2013 में भी इसमें बदलाव हुए हैं, वो भी समझ लेते हैं क्या क्या बदलाव किए गए। अब इसमें क्या बदलाव किए गए, मुस्लिम कानून, अब इसमें क्या बदलाव किए गए वो समझते हैं। मुस्लिम कानून विशेषज्ञ सहित 3 सदस्यीय वक्फ न्यायाधिकरण बनाए गए। ठीक है, यानी कि इसमें जो मुस्लिम कानून के विशेषज्ञ होंगे, साथ में जो वक्फ ट्रिब्यूनल्स हैं, जो मैंने ये बताया ना वक्फ न्यायाधिकरण हैं, उनके अंदर 3 सदस्य कम से कम होंगे और साथ में 2 महिला सदस्य भी होंगी। तो ये 2013 के दौरान जो एक्ट आया उसमें बोला गया। ठीक है, साथ में क्या बोला, वक्फ संपत्तियों की बिक्री या उपहार देने पर रोक लगाएगी। ठीक है, तो वक्फ की जो संपत्ति है उसको ना तो आप
उसकी ना तो आप खरीद और बेच कर सकते हो, यानी खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते, ठीक है। और उसको किसी को उपहार में नहीं दे सकते कि भैया लाओ किसी को खुश कर दें, हमारे पास तो बहुत सारी ज़मीन है, लाओ किसी को खुशी कर देते हैं, है ना, उपहार में दे दिया जाए, तो ऐसा नहीं कर सकते, उस पर रोक लगा दी गई। साथ में क्या बोला, बेहतर उपयोग के लिए वक्फ संपत्तियों की लीज अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दी गई, यानी कि इनको रेंट पर दिया जाता हो, लीज का मतलब होता है एक तरह से रेंट दे देना जमीन को, ठीक है। तो पहले 3 वर्ष के लिए दिया जाता होगा, उसको बढ़ाकर 30 साल कर दिया। कितना कर दिया, सोचिए, 30 साल, है ना। तो ये कुछ चेंजेस 2013 के दौरान किए गए, ठीक है। अब हम समझते हैं कि सरकार इसमें बदलाव क्यों करना चाहती है, सरकार को बदलाव करने की क्या जरूरत है। वक्फ बोर्ड पर कांग्रेस द्वारा वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधनों के बाद, तो जो अभी मैं 2013 की बात कर रहा था, उस समय पर क्या था, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, क्योंकि जो बीजेपी है वो 2014 में आई है ना। तो जब उन्होंने कुछ बदलाव किए तो उसके बाद क्या हुआ, माफिया की तरह काम करने, व्यक्तिगत भूमि, सरकारी भूमि, विभिन्न प्रकार की संपत्तियों को जब्त करने का आरोप लगाया गया है, ठीक है। तो हुआ क्या, 2013 के एक्ट के बाद यहाँ पर जो वक्फ बोर्ड है उसके ऊपर एक तो ये आरोप लगाया गया कि ये भूमाफिया की तरह काम करते हैं। भूमाफिया का मतलब होता है कि गलत तरीके से किसी की संपत्ति या जमीन को हड़प लेना, ठीक है। तो एक तो आरोप इनके ऊपर ये लगा, दूसरा आरोप लगा कि व्यक्तिगत भूमि को भी ये एक तरीके से एक्वायर कर लेते हैं, तीसरा सरकारी भूमि को भी ये वक्फ भूमि करार दे देते हैं कि ये वक्फ भूमि है ना, इसको दान करो, और विभिन्न प्रकार की संपत्तियों को जब्त करने का आरोप इन पर लगता रहा है या लगता चला आ रहा है, ठीक है। तो एक तो ये रीजन है जिससे सरकार इसमें बदलाव करना चाहती है, मतलब स्पष्टता लाना चाहती है, ट्रांसपेरेंसी लाना चाहती है। चलिए दूसरा समझते हैं। इनके ऊपर आरोप है कि भारत में वक्फ बोर्ड की करीब 52,000 संपत्तियां थी, यानी अगर हम पहले की बात करें तो जो वक्फ बोर्ड है ना, उसके पास 52,000 असेट्स थे, संपत्तियां थी जो लोगों ने डोनेट करी थी, ठीक है। लेकिन ये जो संख्या है ना, 2009 तक 4 लाख एकड़ भूमि, आपका मुंह फटा रह जाएगा, आंखें खुली रह जाएंगी। सोचिए 2009 तक क्या हुआ, 2009 आते आते इनके पास जो जमीन थी ना, उसकी संख्या हो गई 4 लाख एकड़, मतलब डोनेट कर दी लोगों ने, और इसमें 3 लाख पंजीकृत संपत्तियों तक पहुंच गई है, यानी कि 3 लाख रजिस्टर्ड एक तरीके से संपत्तियां यहाँ पर इनके पास हो गई, और जो कि 4 लाख एकड़ एरिया को कवर कर रही है, ठीक है। और आज की समय में अगर हम बात करें तो वक्फ बोर्ड के पास जो वक्फ संपत्तियां हैं वो 8,72,292 से अधिक हैं। सोचिए कितना बड़ा ये फिगर है, लगभग 9 लाख संपत्तियां अभी तक हो चुकी हैं। तो इस डाटा से थोड़ा सा ये डाउट नहीं होता है कि कहाँ 52,000 संपत्तियां थी और 2009 आते आते इतनी एकदम से इसमें चेंज हुआ है ना। और अभी तो इस पर 9 लाख संपत्तियां हो गई, तो क्या इतने लोग मेहरबान हो रहे हैं, क्या लोग इतना खुश हो रहे हैं अपनी संपत्ति को दान करने के लिए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट तो आ जाता है। अब एक और रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, उसको समझ लीजिए। सितंबर 2022 में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने पूरे थिरुचेंदुरई गांव पर दावा किया, जो मुख्य रूप से हिंदू बहुल क्षेत्र है, ठीक है। अब होता क्या है, 2022 के दौरान, है ना, ये सितंबर के आसपास की घटना है, 2022 के दौरान ये काफ़ी टीवी में भी काफ़ी चर्चा में रहा था, अगर आप लोगों को पता हो। तो तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने क्या कहा था कि थिरुचेंदुरई ये नाम का एक गांव था, उस पूरे गांव पर ही दावा कर दिया कि ये जो पूरा गांव है ना, ये वक्फ की ज़मीन पर बना हुआ है, यानी यहाँ के जो लोग रह रहे हैं ना, वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर यानी वक्फ संपत्ति के ऊपर रह रहे हैं, उनको ये गाँव खाली करना हुआ। लेकिन ये कैसे हो सकता था, जबकि वो जो एरिया था जहाँ पर लोग रहते थे वो तो पूरा, वहाँ पर तो मेजोरिटी जो थी तो वो हिंदू की थी, है ना, वहाँ पर जो मेजोरिटी थी वो हिंदू लोगों की थी। तो ये कैसे पॉसिबल है कि वहाँ पर मुसलमानों की ज़मीन आ गई, तो ये थोड़ा अटपटा सा लगागा। तो तब से सरकार और ज़्यादा यहाँ पर एक्टिव हो जाती है, ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं। अब वक्फ विधेयक 2024 में क्या क्या बदलाव हुए हैं वो हम समझते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है क्या क्या बदलाव किए गए हैं, ठीक है। वक्फ के गठन के नियम क्या हैं। अब वक्फ केवल वही व्यक्ति घोषित कर सकता है जो कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा है और उस संपत्ति का स्वामित्व उसके पास है। अब वक्फ संपत्ति वही व्यक्ति यहाँ पर घोषित कर सकता है जो कम से कम 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा है और उस संपत्ति का स्वामित्व उसके पास है, मतलब वो उस संपत्ति का स्वामी है एक तरीके से, ठीक है। तो ये बदलाव इसमें किया गया। दूसरा, वक्फ के रूप में सरकारी संपत्ति। अब इस विधेयक के अंदर क्या कहा गया है
कि वक्फ के रूप में पहचानी गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं रह जाएगी। अनिश्चितता के मामले में क्षेत्र का कलेक्टर स्वामित्व निर्धारित करेगा। ठीक है, जैसे कोई सरकारी ज़मीन है और उस पर वक्फ अपना दावा करता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो वक्फ की ही रह जाएगी। यहाँ पर जो एक कलेक्टर है ना, वो प्रॉपर वहाँ पर जाएगा, वो जांच पड़ताल करेगा कि ये वास्तव में वक्फ की संपत्ति है या नहीं है। अगर नहीं होगी तो वो उससे रिलीज़ कर दी जाएगी, अगर होगी तो रह जाएगी। ठीक है, तो ये चेंजेस किए गए हैं। मतलब पहले यहाँ पर कलेक्टर साहब जाएंगे, उसको जांच पड़ताल करेंगे, तभी ये डिसाइड होगा। वक्फ के रूप में संपत्ति की पहचान करने की शक्ति किसके पास है वो समझ लीजिए। वक्फ पहले वक्फ बोर्ड को यह अधिकार था कि वह किसी की संपत्ति को वक्फ के रूप में घोषित कर सकता था, लेकिन अब विधेयक में इस प्रावधान को हटा दिया गया है। बहुत अच्छी बात यह है। पहले मैंने अभी बताया, पहले जो वक्फ बोर्ड था वो किसी की भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर देता था, उसके पास अधिकार था, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। ठीक है, लेकिन अब इस चीज़ को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब क्या होगा, अब वक्फ के सर्वेक्षण की जिम्मेदारी कलेक्टरों को दी जाएगी और यह सर्वेक्षण राज्य राजस्व कानूनों के तहत किया जाएगा। ठीक है, अब कोई भी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना दावा करेगा कि ये संपत्ति हमारी है, तो उसके लिए पहले कलेक्टर साहब क्या करेंगे, जाएंगे, उसका प्रॉपर तरीके से सर्वे किया जाएगा उस ज़मीन का, या जो भी संपत्ति दान की जा रही है उसका सर्वे किया जाएगा, या जिस पर वो वक्फ बोर्ड वाले अपना दावा ठोक रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, उसको पहले क्या किया जाएगा, पूरी तरीके से सर्वे किया जाएगा कलेक्टर साहब के द्वारा, तभी वो वक्फ संपत्ति कहलाएगी अथवा नहीं कहलाएगी। ठीक है, अब आगे समझ लेते हैं और क्या है, न्यायाधिकरणों के आदेश पर अपील। ठीक है, पहले वक्फ न्यायाधिकरण के निर्णय अंतिम होते थे, लेकिन अब विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ हाईकोर्ट में 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि वक्फ संपत्ति से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है ना, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर देखने को मिलती है, तो उसके जो स्पेशल कोर्ट हैं, है ना, स्पेशल जो ट्राइब्यूनल्स बनाए गए हैं, न्यायाधिकरण बनाए गए हैं, वहीं पर जाकर व्यक्ति क्या कर सकता था, अपील कर सकता था, और किसी भी कोर्ट या कहीं भी नहीं जा सकता था। लेकिन अब ये चीज़ नहीं है, अब आप क्या कर सकते हैं, किसी भी हाई कोर्ट के अंदर 90 दिनों के भीतर उस चीज़ को लेकर, उस डिस्प्यूट को लेकर अपील कर सकते हैं। अब अगला क्या है, केंद्र सरकार की शक्तियाँ। विधेयक केंद्र सरकार को वक्फ के पंजीकरण, खातों का प्रकाशन और वक्फ बोर्डों की कार्यवाही के प्रकाशन के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। इसके अलावा केंद्र सरकार को सीएजी या किसी अन्य अधिकारी से ऑडिट करवाने का अधिकार भी मिलेगा। अब मोटे मोटे तौर पर यहाँ पर ये समझ लीजिए कि जो सरकार है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक तरीके से उसको ये अधिकार दे दिया गया है कि जो वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्तियाँ हैं उनको वो क्या करवा सकते हैं, एक तरीके से ऑडिट करवा सकते हैं। ठीक है, इनको पूरा अधिकार यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और जो वक्फ बोर्ड के पास जो भी अकाउंट्स वगैरह हैं, है ना, जो भी उनके रजिस्ट्रेशंस वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्या करी जा सकती हैं, उनकी जांच पड़ताल प्रॉपर तरीके से केंद्र सरकार करवा सकती है, उसके पास ये शक्तियाँ दी गई हैं। ठीक है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। थोड़ा सा और समझ लीजिए, और ये लास्ट स्लाइड है अपनी। बोहरा और आगा खानी समुदाय के लिए वक्फ बोर्ड, ये क्या है, विधेयक सुन्नी और शिया संप्रदायों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड स्थापित करने की अनुमति देता है। अब जो ये बिल है, इसमें सुन्नी और शिया जो संप्रदाय हैं उसके बारे में तो हमने अभी पढ़ा ही था, है ना, वो तो पहले से भी उनको वक्फ बोर्ड स्थापित करने की अनुमति थी और इसको अभी कंटिन्यू किया गया है। ठीक है, अगर शिया वक्फ राज्य में वक्फ संपत्तियों का 15% से अधिक हिस्सा बनाते हैं तो अलग शिया वक्फ बोर्ड स्थापित किया जा सकेगा। क्या कह रहे हैं, शिया वक्फ बोर्ड है एक तरीके से स्टेट के अंदर, अगर वो 15% से ज़्यादा संपत्ति इकट्ठी कर लेते हैं, है ना, तो वो एक अपना अलग वक्फ बोर्ड बना सकेंगे। इसके अलावा आगा खानी और बोहरा संप्रदायों के लिए भी अलग अलग वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति दी गई है ना। तो अभी तक हमने देखा था कि शिया और यहाँ पर सुन्नी संप्रदाय के बारे में पहले भी हमने देखा था, लेकिन अब इसमें दो और संप्रदाय ऐड कर दिए गए हैं, एक तो आगा खानी और दूसरा बोहरा। ये लोग भी अपना अपना वक्फ बोर्ड यहाँ पर बना सकते हैं, इसकी अनुमति इनको दी गई है। ठीक है, लास्ट में हम लोग समझाएंगे ये जो बिल पास किया गया था लोकसभा के अंदर, उसमें क्या हुआ, लोकसभा में वक्फ विधेयक को 12 घंटे की बहस के बाद रात 2:30 बजे पारित किया गया। ठीक है, तो क्या हुआ, 12 घंटे तक लगातार इस पर बहस चली लोकसभा के अंदर और लगभग आपका 2:30 बजे इसको क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया, है ना। इस विधेयक के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े। ठीक है, तो ये जो विधेयक था, जो बिल था, इसके फेवर में 288 लोगों ने वोट किया और इसके अपोजिशन में यानी कि इसके अगेंस्ट में 232 लोगों ने वोट किया।
सत्तारूढ़ एनडीए सरकार ने इसे अल्पसंख्यकों के हित में उठाया गया कदम बताया, यानी कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है और उसके साथ में जो अलायंस है उन्होंने इसको जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो माइनॉरिटी है ना, जो माइनॉरिटी पीपल हैं, उनके फेवर में बताया इसको, ठीक है। जबकि विपक्षी नेताओं ने इस मुसलमानों के खिलाफ करार दिया, लेकिन जो अपोजिशन पार्टियां थी, है ना, जो आप समझ सकते हैं, उन्होंने क्या बोला कि ये जो बिल आया है ये एक तरीके से मुसलमानों के अगेंस्ट है, तो उन्होंने इस तरह से बात करी। तो ये है पूरा वक्फ के बारे में, वक्फ बिल के बारे में, कि मुझे लगता है आपने इसको बड़े अच्छे से समझ लिया होगा और अब आपके दिमाग में शायद ही कोई डाउट बचा होगा, क्योंकि मैंने इसमें हर एक चीज़ को कवर किया है और जितनी जानकारी आपको होनी चाहिए उससे भी कई ज़्यादा मैंने इसमें चीज़ें ली हैं। सिंपल सी बात है, हम एक समाज का हिस्सा हैं और समाज के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, जो मुद्दे चल रहे हैं, जो इश्यूज़ हमें देखने को डेली मिलते हैं, उनके बारे में हमको नहीं पता होगा, है ना, नहीं हम उनके बारे में जानेंगे तो ये बहुत गलत चीज़ है। फिर तो हमें हिमालय पे चले जाना चाहिए, साधु बन जाना चाहिए, बाबा बन जाना चाहिए और समाज से बिल्कुल कट जाना चाहिए। अगर हम अपने समाज से जुड़े हुए नहीं हैं, उसके अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, जो घटनाएं डेली हमें देखने को मिलती हैं, अगर उसके बारे में हम अवेयर नहीं हैं तो हमारी तो ये बहुत गलत चीज़ होगी और हमें इनसे अवेयर रहना चाहिए। आई होप मैं आपको इसके बारे में समझा पाया हूँगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। आपका एक शेयर मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। और आपको अगर वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस तरीके के टॉपिक्स पर मैं वीडियो बनाऊँ और भी हमारे जो इश्यूज़ हैं मैं उनके ऊपर वीडियोज़ बना सकूँगा, ठीक है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।